नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। हम सब जान रहे हैं कि दिल्ली में एक ऑर्डिनेंस केंद्र सरकार ने पास किया था और अभी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद किया था, जब 5 जजों की बेंच ने ये कह दिया कि दिल्ली में चुनी हुई जो सरकार है उस सरकार की रिकमेंडेशन पर एलजी काम करने के लिए बाध्य है। ये तो 2018 का जजमेंट था। अभी जो जजमेंट फिलहाल आया उसमें ये कहा गया था कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग यानी कि ब्यूरोक्रेसी के ऊपर अधिकार दिल्ली सरकार का होगा। दिल्ली सरकार ब्यूरोक्रेसी को लेकर जो आदेश करेगी उस आदेश को मानने के लिए एलजी बाध्य है। अब जब ब्यूरोक्रेसी पर बात आ गई तो फिर तो आप समझते हैं, केंद्र को ये लगा कि ब्यूरोक्रेसी अगर राज्य सरकार डील करेगी तो दिल्ली की खास बात यह है कि उसमें देश भर के ऑफिसेस हैं, देश भर के कॉरपोरेट ऑफिस हैं, इंटरनेशनल कार्यालय हैं और इसके अतिरिक्त तमाम तरह के दूतावास हैं। अगर ट्रांसफ़र पोस्टिंग का पूरा अधिकार राज्य को दे दिया गया तो फिर केंद्र को दिल्ली मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा और केंद्र की राजधानी है। पूरे विश्व में अगर कोई कुछ पूछेगा दिल्ली के विषय में तो केंद्र को ही जवाब देना पड़ता है। हम वहाँ पर ये नहीं कह सकते या केंद्र सरकार नहीं कह सकती कि नहीं साहब वो दिल्ली सरकार ने कर दिया और दिल्ली सरकार की वजह से चूक हो गई। हम सब जानते हैं तमाम तरह की इंटेलिजेंस और तमाम तरह के खतरे सिक्योरिटी को लेकर दिल्ली बहुत चिंतित रहती है। तमाम फिल्में भी आपने देखी होंगी कि दिल्ली की तरफ टारगेट रहता है। दिल्ली में सीबीआई और ईडी, इनकम टैक्स, सबके हेड ऑफिसेस हैं। तमाम तरह के नारकोटिक के जो डिपार्टमेंट हैं उनके ऑफिसेस हैं और तमाम तरह की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां होती हैं उनके ऑफिसेस हैं। वो इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं वो राज्य की मशीनरी को ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगी सिक्योरिटी के पर्पज से, और राज्य सरकार अगर उसको मैनेज ना कर पाए, क्योंकि दिल्ली बहुत छोटा सा राज्य है, 1.5 से 2 करोड़ लोग दिल्ली में रहते हैं। उन 1.5 से 2 करोड़ लोगों में भी 15 से 20 लाख वो लोग होंगे जो केंद्र के साथ काम करते हैं और बाकी बची दिल्ली तो कॉरपोरेट ऑफिसेस या वो लोगों के कंपनीज के ऑफिसेस हैं, वहाँ के कर्मचारी रहते हैं। तो फिर दिल्ली जो केवल दिल्ली के लिए दिल्ली में हैं ऐसे 50 लाख लोग होंगे केवल, मेरा मानना है। और वो 50 लाख लोगों को मैनेज करने के लिए 2 करोड़ और पूरे देश की छवि क्या दिल्ली सरकार मैनेज कर सकती है? दिल्ली में सरकार भी नहीं है, दिल्ली में एक मैं कहूँ कि चीफ मेयर बैठता है, जिसको सीएम कह लीजिए। और वो चीफ मेयर अगर लंपट हो जाए, लंपट राजा बैठ जाए तो लंपटता की तो कोई हद नहीं है। अगर लंपट राजा या लंपट कर्मचारी कोई राजमहल के अंदर भी घुस जाए तो पूरा तहस नहस कर सकता है। हम पुराने इतिहास में देखते ही होंगे कि तमाम प्रकरण ऐसे मिलते हैं कि जहांगीर यानी कि सलीम अकबर से मिलने गया, कि अकबर, जबकि युद्ध का समय था, दोनों आपस में आमने सामने खड़े थे, अकबर से मिलने गया कि भाई बादशाह आलम बीमार हैं। बाहर निकल के आया तो उसने कहा बादशाह आलम तो मर गए, मैं मिलने गया था, जिंदा थे, और उन्होंने मुझे मुकुट पहनाया, मुकुट पहना के कहा कि आज से तुमको हम बादशाह घोषित करते हैं, और ये कहने के बाद तुरंत मर गए। अब ये कौन बताने वाला है कि मार दिए गए या मर गए? जब शाह ही तुमको घोषित नहीं किया था, तुम्हारे बेटे को घोषित किया था, उत्तराधिकारी की कैटेगरी में ही नहीं थे और दोनों लड़ रहे थे, सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई थी, तो ऐसी परिस्थिति में ये कैसे वेरीफाई हो कि जहांगीर ने यानी कि सलीम ने बाप को मारा या बाप की आत्मा अटकी हुई थी कि सलीम को बादशाह घोषित कर दें और मर जाएं, और बादशाह अगर घोषित कर दिया उसके बाद मार दिया हो तो क्या पता है। तो ये जो राजमहल के अंदर भी अगर दुष्ट पहुंच जाए तो वो बादशाह शहंशाह की भी हत्या कर सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की आवश्यकता रहती है। अब वो मैंने जैसे कहा, लंपट राजा अगर बैठ जाए केंद्र के बिल्कुल खोपड़ी पर, पूरे देश में 140 करोड़ और उनमें से 1.5 करोड़ यानी कि 1% लोग, 1% का जो लंपट राजा है वो बाकी 99% को भी कंट्रोल करना चाहे तो समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। खैर, केंद्र सरकार ने वो ऑर्डिनेंस पास कर दिया। उस ऑर्डिनेंस की 2-3 खास बातें थी। वो 2-3 खास बातें ये थी कि जो सर्विसेज हैं उनके लिए एक कमीशन होगा, उस कमीशन का हेड जो है वो सीएम होगा, होम मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी, और जो चीफ सेक्रेटरी है दिल्ली सरकार का वो दोनों उसके मेंबर होंगे। 3 में से 2 जो डिसाइड कर देंगे वो माना जाएगा। अब ये बात केजरीवाल को हजम होनी
स्वीकार करना स्वाभाविक नहीं था, क्योंकि उनका मानना था कि जो होम सेक्रेटरी है दिल्ली सरकार का और दिल्ली सरकार का जो चीफ सेक्रेटरी है, ये दोनों ही केंद्र के आदमी होते हैं। भाई ये तो यूपीएससी के लोग होते हैं, आईएएस होते हैं, आईएएस तो केंद्र की जो कैटेगरी है उसमें ही रेपुटेशन पर यहाँ पर होते हैं। तो इनका मानना रहा कि ये भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, एक्सक्लूसिव हमारा और हमारे मंत्रियों का अधिकार होना चाहिए कि हम किसको कहाँ पोस्टिंग करना चाहते हैं। केंद्र ने दूसरा बदलाव जो किया उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किया था, और वो महत्वपूर्ण बदलाव ये था कि आपको ये जो कुछ भी कर रहे हो, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी जो बनाई थी, ये जो भी करेगी उसके लिए मैंडेटरी है कि वो अपनी रिपोर्ट केंद्र को देगी, जो कि पार्लियामेंट में रखी जाएगी। मतलब उनके पास, खुद के पास भी नहीं, सरकार के पास नहीं, पार्लियामेंट में रखी जाएगी। अब जो निर्णय लेगा वो पार्लियामेंट में रखेगा। बड़ा अजीब सा लगता था कि ट्रांसफर पोस्टिंग में भी जो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी जिसके सीएम हेड होंगे वो पार्लियामेंट में रखी जाएगी। अभी तक किसी राज्य का पार्लियामेंट में नहीं रखा जाता, और केंद्र भी अपने यहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग पार्लियामेंट में नहीं रखता। केंद्र भी अपने यहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग केवल गजट करता है, काम तो वही करना है। तो जो गजट करने की बात है, जो सरकार कर सकती है, वो पार्लियामेंट में रखी जाएगी। ये बात थोड़ी अजीबोगरीब सी लगी थी, लेकिन मुझे लगता है पारदर्शिता लाने के लिए केंद्र ने ऐसा किया होगा। तीसरा मामला जो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट था वो ये था कि कोई भी मिनिस्टर कोई ऑर्डर करेगा या डायरेक्शन देगा तो वो पहले केंद्र के पास जाएगा, सेंट्रल के पास जाएगा, वहां से अप्रूव्ड होकर ही सीएम या एलजी के पास आएगा। ये भी मुझे लगता है कि एकदम अजीबोगरीब टाइप का ऑर्डर था जो समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, एक जरूर उन्होंने ऑर्डर किया था जो सेक्शन 3A के रूप में जोड़ा था उस ऑर्डिनेंस में, वो था कि राज्य सरकार के लेजिस्लेटिव असेंबली को अधिकार होगा 239AA में जितने विषय दे रखे हैं या जो उसके व्यवस्था है उसके तहत आप जितने चाहो कानून बना सकते हो, उसके अतिरिक्त नहीं छू सकते। केवल एंट्री 41 जो 7 शेड्यूल की है दूसरी लिस्ट की, उसको आप नहीं छू सकते, वो केंद्र करेगा। ये तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि एंट्री 41 आप नहीं छू सकते। अब ये चीज़ें जो नया बिल रखा गया, यानी कि जो ऑर्डिनेंस अब बिल के रूप में आ रहा है, तो वो ऑर्डिनेंस एक्चुअली बिल के रूप में नहीं आया। अभी जो आया वो परिवर्तित आया। अब वो प्रावधान जो कि ऑर्डिनेंस में थे, उन प्रावधानों में कुछ तो नए जोड़ दिए गए हैं और कुछ उसमें से ड्रॉप कर दिए गए हैं। ये भी अजीबोगरीब टाइप की बात लोगों को लगी, क्योंकि जो उस पर चर्चा के लिए एमपीज को जो बिल दिया गया है, क्योंकि मैं आपको बता दूं होता क्या है कि किसी बिल पर चर्चा होने जा रही होती है तो उसका एक ड्राफ्ट पहले बाकी एमपीज को सप्लाई कर दिया जाता है, और वो एमपीज उस पर बहस करने के लिए तैयार होते हैं, वो पढ़ लिख कर आते हैं। उसके बाद उस पर बहस शुरू होती है। अगर कोई चीज़ ड्रॉप आउट करनी है तो बाद में हो सकती है, कोई चर्चा के समय पर संशोधन की आवश्यकता है तो कुछ लोग उस पर अमेंडमेंट डाल सकते हैं, कुछ लोग अगर उसमें कुछ एडिशन करना, इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी प्रपोज कर सकते हैं। अब वो प्रपोजल के बाद दोनों की बात सुनी जाएगी, और सुनने के बाद अगर नहीं एग्री होते हैं सामान्यतः तो वोटिंग करवा दी जाती है, और वोटिंग करवाकर अगर वो इंसर्ट होना है तो हो जाएगा, ड्रॉप होना है तो हो जाएगा, नहीं होना है तो नहीं होगा। मतलब सरकार की मानी जाए या उनकी मानी जाए, वो वोट डिसाइड करेगा। सरकार उसमें सरकार है इसके नाते वो अगर बदल देंगे ऐसा नहीं है, वोटिंग से होता है। तो ये जो 3 प्रावधान हैं, ये 3 प्रावधान उसमें थे, लेकिन नेशनल कैपिटल सर्विसेज अथॉरिटी के पास या ये कोई डिसाइड करने वाला कोई पॉइंट नहीं था कि जो राज्य में बोर्ड और कमीशंस हैं, मतलब कैपिटल टेरिटरी में जो बोर्ड बने हुए हैं या जो कमीशन बने हुए हैं, उनकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी या फिर एलजी करेंगे, मतलब केंद्र करेगी। इसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं था। इसीलिए आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिकल कमीशन, जो इलेक्ट्रिसिटी कमीशन था, उस इलेक्ट्रिसिटी कमीशन में एलजी ने अपॉइंटमेंट कर दिया तो उसका विरोध राज्य सरकार ने कर दिया था, और वो कोर्ट चले गए थे फिर से, और कहा था कि भाई एलजी कैसे कर सकते हैं, कमीशन हमारे हैं, काम हमको करवाना है, बोर्ड हमारे हैं, तो ये कैसे अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। उसमें एक रिटायर्ड जज का अपॉइंटमेंट भी कर दिया था एलजी ने। वो मामला अभी कोर्ट में है। कोर्ट ने बड़ा हड़काया धमकाया था और ये कहा था कि भाई आप लोग अपनी अपनी लगाने पे लगे हुए हो, बैठ के तय क्यों नहीं करते, आपस में एक दूसरे के सामने तय क्यों नहीं करते। लेकिन खैर वो विषय यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया है। तो क्या जो दिल्ली में जो सरकार का डिसीजन था, ऑर्डिनेंस था, अब मैं बताता हूँ क्या परिवर्तन किए। जो 239AA एक्सेप्ट एंट्री नंबर 41 ऑफ 7 शेड्यूल लिस्ट नंबर 2, ये प्रावधान हटा दिया है।
अब ये हटाने के दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये है कि भैया इस पर क्लैरिफिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं, जब आर्टिकल 239 लिखा हुआ है तो वो उतनी ही पावर दे रखी है लेजिस्लेटिव असेंबली को, उससे ज़्यादा इसमें लिखने की, ऑर्डिनेंस में लिखने की जरूरत ही नहीं थी या बिल में लिखने की जरूरत नहीं थी। इसलिए वो प्रावधान हटा दिया गया कि भाई आपको 239 में ऑलरेडी दिल्ली का निर्माण वैसे ही हुआ है तो दिल्ली उसको कर सकती है। इसलिए मुझे लगता है वो इररिलेवेंट तो नहीं, लेकिन नॉट नेसेसरी, यहां पर आवश्यक नहीं था, इसलिए ये हटा दिया, समझ में आया। लेकिन एक चीज जो क्लैरिटी की है वो ये किया है कि भाई ये जो सर्विसेज की एनुअल रिपोर्ट या नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी जिसको चेयर करेगा चीफ मिनिस्टर और 2 सेक्रेटरी उसमें होंगे उसके सहयोगी के रूप में, इसकी रिपोर्ट पार्लियामेंट में नहीं रखी जाएगी, ना ही दिल्ली असेंबली में रखने की आवश्यकता है। पहले उन्होंने कहा था पार्लियामेंट में रखी जाएगी, दिल्ली असेंबली में भी रखी जाएगी नेशनल रिपोर्ट, उसकी एनुअल रिपोर्ट कितने ट्रांसफर पोस्टिंग किए और क्या क्या किया और क्यों किया और कैसे किया। तो ये मुझे लगता है कि उस समय भी अजीबोगरीब लग रहा था कि भाई ये क्या, लेकिन अभी उन्होंने उसको ड्रॉप आउट कर दिया और कहा कि भाई इसको कोई आवश्यकता नहीं, गजट हो गया तो गजट के बाद ठीक है। तीसरी चीज जो उन्होंने अब इसमें संशोधन किया है वो ये और किया है कि जो मिनिस्टर्स डिमांड करते हैं, मिनिस्टर जो ऑर्डर करते हैं, मिनिस्टर जो डायरेक्शन देते हैं, वो दिल्ली सरकार की हेडेक है, यानी कि चीफ मिनिस्टर की हेडेक है, वो क्या करते हैं। चीफ मिनिस्टर उसको मैनेज करे, उनके ऑर्डर्स को, केंद्र सरकार के पास उसकी रिपोर्ट भेजने की आवश्यकता नहीं है कि पहले वहां से अप्रूवल ले लो फिर एलजी के पास भेजो या फिर चीफ मिनिस्टर के पास भेजो, वो एलजी और चीफ मिनिस्टर अपने स्तर पर निपटा लेंगे, उसमें केंद्र की कोई भूमिका नहीं है। हाँ, कमीशन के अपॉइंटमेंट को लेकर क्लैरिटी यहां पर आई है और कमीशन के अपॉइंटमेंट को, कमीशन और बोर्ड्स के, उसमें फिर से ये कह दिया गया है कि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, यानी कि जो एलजी कर रहे थे अपने मन से, एलजी ने जो अपॉइंटमेंट कर दिए थे उसकी जगह नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी जिसको हेड चीफ मिनिस्टर करेंगे, चीफ सेक्रेटरी उसमें होंगे, होम सेक्रेटरी उसमें होंगे दिल्ली सरकार के, इनसे मिलकर ही निर्णय होगा। इनमें 2-1 से भी निर्णय आ जाएगा तो फिर वही कमीशन या बोर्ड में अपॉइंटमेंट वो नाम किया जाएगा जो ये 3 सदस्यीय टीम जो है, 3 सदस्यीय अथॉरिटी रिकमेंडेशन करेगी। ये अमूल चूक परिवर्तन है, ये मुझे लगता है इसलिए और है क्योंकि जब कानून कोई बनाया जाता है तो उसके बाद चीज़ें जो सामने आती हैं उससे पता लगता है कि बहुत सारी चीज़ें इसमें इररिलेवेंट हो गई, बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं है, या फिर कुछ क्लैरिटी की ज़रूरत है क्योंकि केस कोर्ट में चला गया, इसलिए ये 3 प्रावधान बदले गए हैं और चौथा ऐड किया गया, 3 हटाए गए हैं, चौथा ऐड किया गया है जिसमें कमीशन के अपॉइंटमेंट और बोर्ड्स के अपॉइंटमेंट को लेकर दिल्ली के नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली का जो सर्विस अथॉरिटी है उसके पास जाएगा और बाकी 3 हटा दिए गए हैं। जैसे मैंने कहा 239 इररिलेवेंट तो नहीं था लेकिन नॉन नेसेसरी था क्योंकि वो तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि ऐसा ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कर नहीं सकते। दूसरा प्रावधान कि मिनिस्टर्स जो रिकमेंडेशन करेंगे वो पहले केंद्र के पास जाए फिर चीफ मिनिस्टर या एलजी के पास जाए, उन्होंने कहा नहीं ठीक अपने नीचे करिए। और तीसरा जो विषय इन्होंने हटाया है वो है कि जो पार्लियामेंट में जो नेशनल जो सर्विस अथॉरिटी है वो उसकी रिपोर्ट पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली में, दिल्ली असेंबली में हर साल रखी जाएगी। वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं थे, वो हटा दिए हैं और अब बिल आ रहा है। देखिए क्या होता है, वो भविष्य तय करेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।